ब्रिटेन में राजनीतिक दल व्यवस्था के बारे में बताएंगे। पार्टी सिस्टम। ब्रिटेन में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? ऐसा कहा जाता है कि दलीय व्यवस्था ब्रिटेन के राजनीतिक जीवन की प्राण शक्ति है। दलीय व्यवस्था ब्रिटेन के राजनीतिक जीवन की प्राण शक्ति है। पार्टी सिस्टम। ब्रिटेन में राजनीतिक दलों का अपना महत्व है। किसी भी देश के राजनीतिक व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण दल व्यवस्था होता है। राजनीतिक दल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण होता है और प्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए राजनीतिक दलों का अस्तित्व अनिवार्य है। एक देश के विधान या कानून के अंतर्गत राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं होता है, परंतु व्यवहार में राजनीतिक दलों का अस्तित्व उतना ही आवश्यक और उपयोगी होता है जितना कि विधि या कानून। और विशेषकर प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में एक दल जहां सत्ता में होती है, वहीं दूसरा दल विपक्ष में होता है। यदि ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में भी कुछ इसी तरह की बातें हैं। ब्रिटेन के दलीय व्यवस्था के संबंध में जेनिंग्स ने तर्क दिया है कि ब्रिटिश शासन राजनीतिक दलों से ही प्रारंभ होता है और राजनीतिक दल में ही समाप्त हो जाता है। ब्रिटेन की अपनी एक परंपरा है। परंपरागत परंपरा से लेकर आज तक वहां एक राजनीतिक दलों का लंबा इतिहास। प्रजातंत्र की जन्मभूमि होने के कारण ब्रिटेन स्वभावतः राजनीतिक दलों की भी जन्मभूमि रहा है। 15वीं शताब्दी में लैंकास्ट्रियन और यॉर्किस्ट या 17वीं सदी में कैवेलियर और राउंडेड थे, परंतु इसे सही अर्थों में राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता है। विशुद्ध रूप में राजनीतिक दलों की उत्पत्ति प्रजातंत्रीय पद्धति के उपरांत ही संभव हो पाया। विशेषकर 1688 की क्रांति के बाद ही दो विशुद्ध राजनीतिक दलों की नींव पड़ी, जिन्हें व्हिग और टोरी का नाम दिया गया। 1688 के बाद लगभग 150 वर्षों तक ये दोनों दल ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में अपना योगदान बारी बारी से देते थे।
1832 का सुधार अधिनियम पारित हुआ। उसके पश्चात व्हिग और टोरी दलों के द्वारा दो दल अस्तित्व में आए, एक उदार दल और दूसरा अनुदार दल का नाम पड़ा। उदार दल व्हिग और अनुदार दल टोरी। और इसी तरह दोनों दलों के इर्द गिर्द सत्ता रही। उदार और अनुदार दलों ने दलों में जब विस्तार हुई, कुछ समकालीन मुद्दों को लेकर मतभेद रहा करता था, परंतु देश के आर्थिक और राजनीतिक ढांचों पर दोनों में एक मत था। दोनों ही दल व्यक्तिगत संपत्ति, पूंजीवादी व्यवस्था और संविधान की मूल बातों पर सहमत थे और नेतृत्व हमेशा दोनों दलों में उच्च वर्गीय लोगों के हाथ में थी। उसके पश्चात 20वीं सदी के प्रारंभ में एक नई विचारधारा प्रकट हुआ और एक नए विचारधारा के परिणाम स्वरूप एक नए दल का प्रादुर्भाव हुआ या जन्म हुआ, और उस दल को हम लोगों ने मजदूर दल के नाम से जाना। तो याद रखिए, उदार दल, अनुदार दल और मजदूर दल, लेबर पार्टी। 1900 में मजदूर प्रतिनिधि समिति नामक एक नया संगठन बना और 1906 के चुनाव में इसे लोक सदन में 24 स्थान मिले। अब आप यह देखेंगे कि धीरे धीरे जो है ब्रिटेन में दल प्रणाली विकसित होने लगा। जहां द्विदलीय शासन प्रणाली थी, वहीं पर अब छोटे छोटे दलों की जब भूमिका को देखेंगे, समाज साम्यवादी दल, फासिस्ट दल, जो कह लीजिए मजदूर दल, तो ऐसा लगता है क्या कि बहुदलीय शासन प्रणाली के अंतर्गत ब्रिटेन में शासन सुचारू रूप से संचालित होता है। और जब भारत आजाद हो रहे थे उस समय वहां लेबर पार्टी की सरकार थी और एटली वहां के प्रधानमंत्री थे, और उनकी भूमिका जाहिर है। फिर ये जो मजदूर दल है एक बार फिर चर्चा में तब आई जब 1997 में ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हुआ और टोनी ब्लेयर के नेतृत्व में मजदूर दल सत्तारूढ़ हुए। तो इस प्रकार सभी दलों की अपनी विचारधाराएं हैं, सभी दल लोगों के हितैषी हैं, लेकिन आप देखे होंगे कि एक मकसद होता है, देश के हित में वो सभी लगभग एक हो जाते हैं। मजदूर दल, अनुदार दल
लिबरल डेमोक्रेट्स, बहुत सारे निर्दलीय भी हैं, फासिस्ट दल इत्यादि। सबकी अलग भूमिका है और सभी यदि राष्ट्र की समस्या यदि सामने आती है तो सभी दल एकजुट कर वहां की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम हो पाती है। ब्रिटिश दलीय व्यवस्था की अपनी विशेषताएं हैं जिसको मैं संक्षिप्त में बता देना चाहता हूं कि वहां द्विदलीय व्यवस्था है, द्विदलों की प्रधानता है। एक डेमोक्रेट, एक लेबर पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी भी अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं और खासकर वहां दो दलों की भूमिका अवश्य। उसके बाद वहां सुदृढ़ संगठन और केंद्रीयकरण की। ब्रिटेन के राजनीतिक दल बहुत अधिक संगठित और केंद्रीकृत हैं, क्योंकि वहां संसदीय शासन व्यवस्था प्रणाली के अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका निकट संपर्क अवश्य होता है और इसे सुदृढ़ रूप प्रदान किया जाता है। ब्रिटिश राजनीतिक दलों की वास्तविक शक्ति दल के शीर्ष संगठन और में निवास करती है और वहीं से दलीय क्रियाकलापों का नियंत्रण और संचालन होता है। ब्रिटेन में नीचे से ऊपर तक समस्त राजनीतिक दल एक सूत्र में बंधा रहता है और आप देखे होंगे हमारे यहां भी इसी परंपरा को अभी फॉलो कर रहा है। भारत बहुदलीय शासन पद्धति वाला देश है। यहाँ कई बार मिलीजुली सरकारें बनी है और समय समय पर पार्टियों में विभाजन हुई है और इसके पीछे सबसे प्रमुख कारण यही था, सत्ता की लोलुपता। सत्ता प्राप्त करने के लिए दल के विचारों को त्याज्य कर देते हैं और कहीं भी किसी भी दल से गठबंधन कर लेते हैं और किसी भी दल को तोड़कर एक नया दल गठित कर लेता है। लेकिन ऐसी बात ब्रिटेन में नहीं है। ब्रिटेन में कठोर अनुशासन की व्यवस्था है। वहां की दलीय व्यवस्था में वहां की दलीय व्यवस्था की विशेषताएं हैं कि कठोर अनुशासन, नेता की सर्वोच्च स्थिति। अब देखिएगा कि चर्चिल हो, एटली हो कि विल्सन हो, केलहन अथवा मार्गरेट थैचर हो, जॉन मेजर हो या जॉन मेजर अथवा टोनी ब्लेयर हो, के नेतृत्व पर निर्भर करता है कि नेता की सर्वोच्च स्थिति क्या है और वे कितने शक्तिशाली हैं। इसका नतीजा होता है कि वे वहां के दलीय व्यवस्था में एक अपनी छाप छोड़ते हैं। वहां राजनीतिक दलों की वर्गीय प्रकृति का लगभग अंत हो चुका है और उनका सामंजस्यकारी स्वरूप उभरकर सामने आया और यह सामंजस्यकारी स्वरूप वहां के राष्ट्रीयता के लिए बहुत बड़ी चीज है। ब्रिटेन में हमेशा राजनीतिक दलों के बीच सक्रियता बनी रहती है और यह सक्रियता निरंतर रहती है। अमेरिका या अन्य अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाले
देशों में राजनीतिक दल चुनाव के बाद 2-3 वर्ष के लिए राजनीतिक प्रति उदासीन हो जाते हैं। एक निश्चित समय के पूर्व सरकार में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसी बात नहीं। वहां सत्तारूढ़ दल हो या विरोधी दल हो, सदैव सक्रिय होते हैं। और चूंकि सत्तारूढ़ दल यदि कोई गलतियां करते हैं, कोई खामियां राष्ट्र के प्रति यदि नाराजगी होती है, तो विपक्ष हमेशा तत्पर हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। राजनीतिक दल की सभाएं करने, विपक्ष सभाएं करने लगते हैं, सभाएं बुलाने लगते हैं। तो ये स्थिति वहां दल को एक जीवनी रेखा, दल को एक संजीवनी का समझिए तो काम रहता है हमेशा। उसके बाद ब्रिटेन में संयम और समझौता की प्रवृत्ति होती है। ब्रिटिश राजनीतिक दलों का एक महत्वपूर्ण लक्षण संयम और समझौते की प्रवृत्ति है, और यही प्रजातंत्र की सफलता की नींव है। राजनीतिक दलों के गठन का आधार भाषा, जाति, धर्म, गत भेद नहीं है। दोनों ही राजनीतिक दलों का संवैधानिक साधनों में पूर्ण विश्वास। उदारवादी दल और अनुदारवादी दल, मजदूर दल, जो भी है। और आज के विरोधी दल को क्योंकि कल का शासक दल की स्थिति प्राप्त हो जाए, इसीलिए दोनों एक दूसरे के प्रति सम्मान, दोनों एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता, दोनों एक दूसरे के प्रति समझौते की प्रवृत्ति अपनाकर देश के राजनीति को गति देते हैं। और ब्रिटिश राजनीतिक दलों की ये सबसे बड़ी भूमिका। अमेरिका में एक वहां के शासन व्यवस्था में लूट की पद्धति होती है, लूट प्रथा होता है। ब्रिटेन में, अमेरिका में, लेकिन ब्रिटेन में लूट प्रथा का अभाव होता है। और लूट प्रथा का अभाव इसलिए, ब्रिटेन में राष्ट्रपति अधिकारी को अपने अनुसार जो है वह पदस्थापित करते हैं और उस अनुसार से वहां इलेक्शन करवा लेते हैं। अपने मनोनुकूल पदाधिकारियों को उन क्षेत्रों में भेजकर वहां इलेक्शन होता है जो उनके फेवर में, हित में कार्य करते हैं। ब्रिटेन में ऐसी बात नहीं। ब्रिटेन में लूट प्रथा का अभाव है। कुछ भी हो, ब्रिटेन की राजनीति में 2 प्रमुख राजनीतिक दल हैं, अनुदार दल और मजदूर दल। अन्य दल भी हैं, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को लगभग 20% जनता जो है उसको समर्थन करती है। इसके अलावे भी साम्यवादी दल है, फासिस्ट दल है, स्कॉटिश नेशनल है, इत्यादि हैं। और इन दलों का प्रभाव सीमित होता है। अनुदार दल का सिद्धांत जो है, इनका नाम से ही स्पष्ट है कि ब्रिटेन के परंपरागत आचार विचार और संस्थाओं को बनाए रखने के पक्षधर है। इनका मानना है कि वहां तभी उसमें परिवर्तन करना होगा या परिवर्तन की आवश्यकता होगी जब पूरी तरह से हम विकसित हो जाएंगे। और यह विकसित
या विकसित प्रवृत्ति धीरे धीरे होना चाहिए या धीरे धीरे परिवर्तित होनी चाहिए। अनुदार दल निजी संपत्ति, संस्थापित चर्च, राजमुकुट, साम्राज्य तथा देश पर पूंजीगत या फिर कुलीन वर्ग के प्रभुत्व का समर्थक। अनुदार दल रीति रिवाज, प्रथा, इस पर ज्यादा बल देकर देश की प्रगति में सहायक होता है और ब्रिटेन के शासन व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाते हैं। अनुदार दल अर्थात कंजर्वेटिव पार्टी, इसमें जो दल की बनावट है वो बहुत ही संगठित है। मान लिया पहले संसदीय दल है, उसके बाद नेता आएंगे। नेता तो विभिन्न तरह नेशनल यूनियन का सभापति होंगे, फिर दलीय संगठन का सभापति होंगे। नेशनल यूनियन या केंद्रीय कार्यालय, केंद्रीय परिषद या 12 प्रांतीय परिषद हो या फिर कार्यकारिणी समिति हो या परामर्शदात्री समितियां हो। 12 प्रांतीय परिषदें हैं, उसमें भी परामर्शदात्री समितियां हैं। निर्वाचन क्षेत्र के संघ हो। ये कंजर्वेटिव पार्टी के अंतर्गत इस तरह की प्रवृत्तियां हमें देखने को मिलती हैं। उसी तरह मजदूर दल की बात करें, लेबर पार्टी की बात करें तो मजदूर दल की विधिवत स्थापना 1899 में हुई। ट्रेड यूनियन कांग्रेस के एक प्रस्ताव के आधार पर फरवरी 1900 में सामने आई। उस समय इनका नाम श्रमिक प्रतिनिधि समिति थी रखा गया था और 1906 में इसका नाम बदलकर मजदूर दल अर्थात लेबर पार्टी का नाम रखा गया। अब आप ध्यान से देखिएगा कि जहां एक तरफ कंजर्वेटिव पार्टी कुलीन वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, संपत्तिशाली वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूंजीवादी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ब्रिटेन के रीति रिवाज और परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्राचीन संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक उसी प्रकार मजदूर दल इसके ठीक विपरीत प्रतिनिधित्व करते हैं। मजदूर दल की स्थापना मजदूरों तथा निम्न वर्ग के लोगों के हित साधन की दृष्टि से समाजवादी विचारधारा वाले राजनीतिक दल के रूप में की गई थी, लेकिन मजदूर दल ने अपने समाजवाद की प्रेरणा मार्क्सवादी दर्शन से प्राप्त नहीं की है। यह दल मार्क्सवादी समाजवाद की अपेक्षा लोकतांत्रिक समाजवाद में विश्वास करता है और सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन हेतु यह दल शक्ति और बल के मार्ग को नहीं चुनते हैं। इनका मानना है, मजदूर दल का मानना है कि संवैधानिक तथा लोकतंत्रात्मक मार्ग के को अपनाने के पक्ष को लेकर आगे बढ़ना है। प्रसिद्ध विचारक डॉक्टर फाइनर ने कहा है कि मजदूर दल दास कैपिटल की अपेक्षा बाइबिल से अधिक प्रभावित है।
मॉर्गन फिलिप्स ने तो यहां तक कहा है, ब्रिटिश समाजवाद संवाद की पद्धति पर नहीं वरन मेथोडिज्म, ईसाई धर्म के एक पंथ की पद्धति पर आधारित है। मजदूर दल मजदूर वर्ग, निम्न वर्ग के लोगों पर सबसे ज्यादा जो है बल देते हैं। मजदूर दल की नीति में क्रमशः परिवर्तन दिखाई पड़ता है, वामपंथ से मध्य वर्ग की दिशा में बढ़ते हैं। और सच पूछिए तो टोनी ब्लेयर जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुए तो उनके नेतृत्व में मजदूर दल का काफी आधुनिकीकरण हुआ और मजदूर दल ने हमेशा मजदूरों के हित, हमेशा निम्न वर्गों के हित पर बल दिया। यदि संगठन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस वर्ग में बुद्धिजीवी भी थे और अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि फेबियन सोसाइटी के लोग, समाजवादी शिक्षकों के संघ, मजदूर संघ इत्यादि ने मजदूर वर्ग को काफी सहयोग और महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसीलिए समय समय पर ब्रिटेन के मजदूर दल, लेबर पार्टी सत्ता में आई और विपक्ष में कंजर्वेटिव पार्टी अर्थात अनुदार दल हमेशा इस पर नजर रखे हुए थे। मजदूर दल का संगठन के रूप में यदि देखा जाए तो हम मजदूर दल का संगठन को 4 भागों में बांट के देख सकते हैं। मजदूर संघ, दल के स्थानीय संगठन, समाजवादी तथा व्यवसायिक सोसाइटियां और सहकारी सोसाइटियां। और इन दल का, ये मजदूर दल का वार्षिक सम्मेलन होता है। यह सम्मेलन भी 2 तरह से होता है। एक 27 सदस्यों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति होती है और उस समिति के नीचे केंद्रीय कार्यालय होता है और फिर संसदीय दल होता है। फिर जब ये सम्मेलन होता है फिर अन्य जो है राष्ट्रीय मजदूर समिति भी बनती है और इसका मुख्य, इस दल की नीति निर्धारण करने में इसका मुख्य अंग जो है वह वार्षिक सम्मेलन है। और मजदूर दल इस सम्मेलन में अपने नेता को चुनते हैं। तो मजदूर दल भी काफी मतभेदों से घिरी हुई रहती है, क्योंकि लोगों की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। लोग इसके सदस्य जरूर हैं लेकिन अपनी एक मानसा है, अपनी एक नीति है, अपना एक विचार है। उस विचार को थोपने का प्रयास किया जाता है। तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक दलों के बीच में मतभेद होना। इसके अलावे, मजदूर दल के अलावे भी ब्रिटेन में एक लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है। अर्थात यह कह सकते हैं कि ब्रिटिश राजनीति की तीसरी शक्ति यदि है तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। इस दल की भूमिका 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभिक चरण में उदार दल की ब्रिटेन की राजनीति महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन जैसे ही मजदूर दल की शक्ति में वृद्धि हुई, उदार दल का पतन प्रारंभ हो गया।
उसी तरह एक अन्य दल है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसकी स्थापना सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जिसकी स्थापना 1981 में की गई। कब की गई है? 1981 में। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी परस्पर समझौते कर लेते हैं उदार दल के साथ। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का उदार दल में विलय 1947 में हो गया और 1987 में यानी 1987 में हो गया और ये नए रूप में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से जाने गए। उसके अलावा भी अन्य दल ब्रिटेन में हैं। साम्यवादी दल हैं, फासिस्ट दल हैं। फासिस्ट दल की स्थिति साम्यवादी दल से भी बुरी है। आप जानते होंगे फासिस्ट इटली में मुसोलिनी के उत्थान के बाद ब्रिटेन में भी कुछ धनी घरानों के नवयुवक फासिस्ट दल बना लिए। ओस्टवाल्ड मोस्ली ने फासिस्टों का एक संघ बना लिया, जो कहीं से भी वहां के शासन व्यवस्था में कहीं से भी उचित नहीं था, ऐसा वहां के उदारवादी या मजदूर दलों का, लेबर पार्टी का कहना है। ब्रिटिश राजनीति के अन्य दल हैं नेशनल फ्रंट, सोशलिस्ट वर्क्स पार्टी, कॉमनवेल्थ दल, स्वतंत्र मजदूर दल इत्यादि। इन दलों का सीमित प्रभाव है, सीमित क्षेत्र है और इसके अलावा भी छोटे छोटे स्कॉटिश नेशनल, प्लाइड साइमंस, सरकारी यूनियनिस्ट, डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट, पॉपुलर यूनियनिस्ट, सोशल डेमोक्रेटिक एंड लेबर एंड सिन-फेन, प्लाइड साइमंस वेल्स की राष्ट्रवादी पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टियां उत्तरी आयरलैंड की, डेमोक्रेटिक और लेबर उत्तर आयरलैंड के, कैथोलिक समर्थकों की पार्टी, आयरिश गणराज्य के। तो ये सारे के सारे छोटे छोटे जो है पार्टियां हैं, या कह सकते हैं कि रीजनल पार्टियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है नेशनल पार्टी जो है वह डेमोक्रेटिक पार्टी और लेबर पार्टी है और बाद में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी सामने आई है, जिसकी एक अपनी विचारधाराएं हैं और यह विचारधारा ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित है। तब ब्रिटेन जैसे देशों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आयामों के अनुरूप है, लेकिन प्रमुखतः दो ही पार्टियां हमेशा सत्ता के इर्द गिर्द में घूमती है। वह अनुदार दल कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। कुछ दिन पहले लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी भी आई और हमेशा से ब्रिटिश शासन व्यवस्था में इनकी भूमिका अहम है और महत्वपूर्ण है। इसीलिए वहां के शासन व्यवस्था के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटेन में द्विदलीय शासन प्रणाली है।
परंतु यदि आप देखेंगे तो वहां भी बहुत राष्ट्रीय मजदूर दल यानी कि लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से संबंधित है जो सत्ता के बहुत करीब रहते हैं। बाकी जो पार्टियां हैं वह क्षेत्रीय विशेष की पार्टियां हैं जो इनडायरेक्ट रूप में हो या डायरेक्ट रूप में, दोनों रूपों में शासन कार्यों में भाग लेती है और ब्रिटिश राजनीतिक दलीय व्यवस्था को उपयोगी और महत्वपूर्ण बनाती है। ये ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश शासन में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए यदि पूछा जाएगा तो है। और इसमें ब्रिटेन में राजनीतिक दलों के बारे में हमारा यह लेक्चर था। ओके जी सर। जी सर, ठीक, बस आज इतना ही। ब्रिटेन के बारे में लगभग मैं समझता हूँ समाप्ति के कगार पर हैं हम। उसके बाद कोशिश करूंगा कि अमेरिका शुरू करूं। ठीक है? हाँ सर। ठीक हो। जी सर।